तो पिछला लेक्चर जिन बच्चों ने भी देख लिया है तो उन सबको एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग टॉपिक सेल की आने लगी होगी, उन्हें समझ में आ रहा होगा कि सेल क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, मगर अभी तक बहुत ज्यादा बात नहीं हुई है। हो सकता है ये डिस्कशन पहले भी आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में कर लिए हो, तो आपके लिए कुछ नया ना हो, मगर आज से कुछ नया होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट टाइम पे मैंने यहां छोड़ा था आपसे मैंने कहा था कि क्वेश्चंस वगैरह आप लोग देख लीजिएगा और ये इमेजेस देख लीजिएगा। चलिए इस इमेजेस पे ध्यान देते हैं। आप देख पा रहे हो ये लॉन्ग स्मूथ मसल सेल, फिर यहां पे कुछ ब्लड सेल्स हैं, कुछ नर्व सेल्स हैं, ओवम है, स्पर्म है, फैट सेल है, बोन सेल है। ये अलग अलग तरह के सेल्स हैं। इनकी प्रदर्शनी क्यों लग रही है? कायदे में ये दर्शाना चाह रहे हैं कि हमारी बॉडी में सभी सेल्स एक जैसी शेप के और साइज के नहीं होते हैं। तो इससे हमें क्या समझना चाहिए? तो लिखा है द शेप एंड साइज आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। देखो भाई एक बात समझना आप लोग, अगर हमारे सेल्स का शेप सबका एक जैसा होगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, हम लोग बहुत प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूरॉन्स आप लोग जानते हैं कुछ इस तरह के लंबे लंबे सेल्स होते हैं और ये इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेजेस जो हमारी बॉडी में होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हैं। सोचो ये सेल इतना लंबा ना होता और ये भी ब्लड सेल्स जैसा छोटा होता तो इंफॉर्मेशन को एक से दूसरी जगह पहुंचने में कई साल लग जाते। आपके चोट लग भी गई है मगर आपको महसूस नहीं हो रही है, आपके आसपास कोई भी चेंज हो रहा है तो न्यूरॉन्स उस चीज को जल्द से जल्द आप तक ना ला पाते। इसलिए न्यूरॉन्स का साइज लंबा होना जरूरी है। ना सिर्फ फैट सेल से काम होता है जो फैट है उसको एक्यूमुलेट करना। फैट इज अ रिजर्व एनर्जी। अब ज्यादा एनर्जी स्टोर करनी है तो हम लोग के पास कैविटी बड़ी होनी चाहिए। तो आप देख पा रहे हो न्यूक्लियस एक तरफ खिसक गया है और जो बहुत बड़ा साइटोप्लाज्म है हम लोग फैट को स्टोर कर लेते हैं। ओवम आप लोग जानते हो, ओवम और स्पर्म आपस में फ्यूज करते हैं। ओवम को मूव नहीं करना होता, फीमेल बॉडी से ओवम को कहीं जाना नहीं है, कहीं मूव नहीं करना है, तो ओवम बड़ा चलेगा बट स्पर्म सेल देखो कितना छोटा है और इस पर टेल भी है, ये फ्लैजिला है और ये मूव करता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सेल्स का शेप और साइज उनके फंक्शन पर डिपेंडेंट होता है। प्लीज इसको लिख लीजिए, यहां पर भी मेंशन्ड है, लिखा है सम सेल्स लाइक एमीबा हैव चेंजिंग शेप्स। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें शेप बदलने की काबिलियत होती है, जैसे एमीबा का एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, कह रहे इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड और पेक्यूलियर फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं नर्व सेल्स की एक टिपिकल शेप होती है, लॉन्ग होता है, इलोंगेटेड होता है, ऐसे। खैर इसके बाद बात आ रही है कि प्रत्येक लिविंग सेल जो है उसके अंदर एक बेसिक फंक्शन परफॉर्म करने की काबिलियत होती है। वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, सब अलग अलग तरह के सेल्स, और ये हर एक लिविंग फॉर्म के अंदर कैरेक्टरिस्टिक है। कह रहे हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म दिस बेसिक फंक्शन? तो देखो यहां पे एक शब्द आता है दोस्तों जिसको कहा गया है द डिवीजन ऑफ लेबर। आप लोग समझते हो लेबर क्या होता है? लेबर का मतलब होता है काम और डिवीजन का मतलब होता है बंटवारा। तो काम का बंटवारा हो जाना। अब देखिए यूनिसेलुलर की अगर मैं बात करूं तो यूनिसेलुलर को पूरा जीवन केवल एक सिंगल सेल में व्यतीत करना है तो बहुत ज्यादा डिवीजन ऑफ लेबर देखने को नहीं मिलता है। बट वी फाइंड एन एनॉर्मस नंबर, एनॉर्मस साइज ऑफ सेल्स एंड द डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो लिख रखा है यहां पे कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें जैसे ह्यूमन है तो यहां पर हमको ये चीज बहुत क्लियर कट देखने को मिल जाती है। दिस मींस दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। जैसे एग्जांपल दे दिया गया कि भाई अगर आपको ब्लड पंप कराना है तो आपके पास हार्ट है, आपको खाने को डाइजेस्ट करवाना है तो आपके पास एलिमेंट्री कैनाल है, आपको गैसेस एक्सचेंज कराना है तो आपके पास क्या है? आपके पास लंग्स हैं। तो ये यही बोल रहा है कि स्टमक है डाइजेस्ट करने के लिए, सो ऑन सो फोर्थ। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर हम लोगों को सिंगल सेल में भी देखने को मिल जाता है। अब वहां पर जो डिवीजन होता है आप समझिए, देखिए भाई कंपेयर करो एक मल्टीसेलुलर को यूनिसेलुलर से, तो मल्टीसेलुलर ज्यादा सेल से ज्यादा डिवीजन ऑफ लेबर हमको देखने मिल सकता है, बट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए अगर हम बात करें तो बहुत आप बोल सकते हो बेसिक लेवल पे आपको डिवीजन देखने को मिलता है। काम तो वहां पर भी बटा हुआ होता है कि भाई प्रोटीन ये बनाएगा और ये पैक करेगा मटेरियल्स को, ये एंजाइम्स बनाएगा, तो काम तो वहां पर भी बटा हुआ है बट इस तरह से नहीं होता है। कह रहे इनफैक्ट ईच सच सेल हैज गॉट अ सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट विद इन इट नोन एज सेल ऑर्गेनेलिज, जैसा हमने लास्ट टाइम बात किया था। तो एक इंसानी शरीर के अंदर जैसे ऑर्गन्स होते हैं वैसे ही एक सेल के अंदर होती हैं ऑर्गेनेलिज, तो वो अलग अलग काम परफॉर्म करने के लिए बनी होती है। जैसे आपको फटाफट से आप लोग लिख भी लीजिएगा, ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस, सारे फंक्शन जितने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, जितने जीन्स है सब इसी के पास है, जितना मेटाबॉलिक फंक्शन रेगुलेशन होगा सब यही करेगा। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, भाई ये साइट है लिपिड सिंथेसिस की और प्रोटीन सिंथेसिस की, और आपको आगे चल के बताऊंगा कि यही लिपिड्स एंड प्रोटीन से मिलकर हमारी जो होती हैं सेल मेम्ब्रेन्स बनती हैं। इवन सेल मेम्ब्रेन ही नहीं,
ऑर्गेनेलीज की मेम्ब्रेन्स भी यहीं से बनती हैं। हम बात कर रहे हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की। फिर आता है राइबोसोम की। प्रोटीन बनाना तो आपको राइबोसोम के पास जाना पड़ेगा। अगर आपको एनर्जी चाहिए तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाना पड़ेगा, बिकॉज इट विल बी प्रोड्यूसिंग थ्रू एरोबिक प्रोसेसेस एटीपी। फिर अगर कोई चीज पैकेज करके आपको बाहर भेजनी है तो दैट विल बी डन बाय गोल्जी एपेरेटस। कहने की बात है कि एक सेल के अंदर भी काम बहुत व्यवस्थित रूप से बट जाता है। Each kind of cell organelle perform a specific special function such as making new material in the cell, clearing up the waste material from the cell, so on. करें, a cell is able to live and perform all its function because these organelles, इस organelles के कारण ही कर पा रहा है। These organelles together constitute a basic unit called the cell। और इन organelles से मिलने के बाद एक सेल बनता है। करें, ये इंटरेस्टिंग बात है कि जितने भी सेल्स मिलते हैं are found to have the same organelles no matter what their function is or what organisms they are found in। तो कह रहे हैं organelles चाहे कोई सा भी सेल सबके अंदर मिलती है, बट आपको मैं एक बात बताता हूं। देखिए, अलग अलग काम करने के लिए आपको कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं। एग्जांपल के तौर पे भाई, अगर आपको लेट्स से क्रिकेट खेलना है तो आपको क्रिकेट जैसी फिटनेस चाहिए होगी भाई, आपको एजिलिटी चाहिए, आपका डिसीजन मेकिंग बहुत क्विक होना चाहिए, आपके अंदर स्पीड होनी चाहिए। ये सब चीजें क्रिकेट के लिए ना, सी दिस इज डिफरेंशिएशन। बट अ पर्सन हु इज एट जिम, जिसको बॉडी बड़ी करनी है, जिसको स्टेज पे शोज खेलने हैं, तो उसके लिए स्पीड उतना मैटर नहीं करता जितना मसल का साइज मैटर करता है। तो बार्गेन है दोनों जगह पे। अगर स्पीड चाहिए तो मसल साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, और अगर आपको मसल साइज बड़ा करना है तो आप स्पीड पे बार्गेन करेंगे। इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। देखिए, जब हमारी बॉडी में सेल्स बनते हैं ना, तो वो अलग अलग कार्य को परफॉर्म करने के लिए अपने अंदर कुछ चेंजेस लाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, ताकि उसके पास क्या हो जाए, ज्यादा सरफेस एरिया हो जाए। बिकॉज न्यूक्लियस बीच में होगा तो आपका स्पेस ऑक्यूपाई, सेल गोल हो जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए न्यूक्लियस अपना, और जो आरबीसी जो होता है वो अपना न्यूक्लियस क्या कर देता है, वो गवा देता है। इसके अलावा उसके पास ईआर भी नहीं होता है, उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया तक भी नहीं है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन, वो O2 खा जाएगा भाई। और अगर आरबीसी जिसको O2 डिलीवर करने का काम दिया है, उसके पास हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया दे देंगे तो वो O2 खुद कंज्यूम कर जाएगा। ये तो कुछ इस तरह से हुआ कि भैया मैंने चोर को ही पैसे दे दिए कि जाओ तुम बैंक में जमा करा दो। समझ में आ गई बात। डिफरेंशिएशन के बारे में आप लोग अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कि सेल्स इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेरियस टास्क दे परफॉर्म डिफरेंशिएशन। ठीक है, अलग अलग काम करने के लिए सेल्स अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, और उन चेंजेस के जो प्रोसेस है उसको हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। यहां पे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, बहुत सिंपल है, प्यारू प्यारू क्वेश्चंस। हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ, बता सकते हो? रॉबर्ट हुक की बात हो रही है। कैसे हुआ? तो उन्होंने माइक्रोस्कोप का जो है यूज किया था। व्हाई इज द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ? नाउ वेरी स्मार्ट, सी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। स्ट्रक्चरल इसलिए बिकॉज सेल्स के रिपीटेशन से ही टिश्यूज बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, तो स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। और फंक्शनल इसलिए बिकॉज सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं, याद रखिएगा, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो कहां हो रही हैं, वो इस सेल के अंदर हो रही हैं, इसके साइटोप्लाज्म में हो रही हैं, इसलिए फंक्शनल यूनिट। तो ये आंसर्स आप लोग फटाफट से क्वेश्चन के साथ लिख लीजिएगा, अच्छी तैयारी होती रहेगी। ओके, नाउ सी कह रहा है व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, कि भाई एक सेल किन चीजों से बनता है, उसकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पे बात कर लेते हैं। तो कह रहा है कि भाई एक सेल में आपको, प्रत्येक सेल में क्या मिलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा, न्यूक्लियस मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिलेगा। सी, अभी तक हम लोगों ने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट डिस्कस नहीं करा, बिकॉज वहां पे स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं। बट पहले एक बेसिक बात कर ली जाए, उसके बाद प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स पे अच्छी चर्चा करेंगे। चलिए, कह रहे हैं जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं सेल्स के अंदर, वो सेल के अंदर हो रहे इन्वायरमेंट में आपस में इंटरेक्शंस के कारण होती हैं। तो हमें पढ़ना पड़ेगा कैसे ये होती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो हमारे पास आता है, इट इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए हम लोग अब शिफ्ट कर लेते हैं अपने टीचिंग बोर्ड पे। ओके, तो बात हो रही दोस्तों प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पहले देखो भाई, बायोलॉजी अगर आपको समझनी है ना, बायोलॉजी अगर आपको समझनी है तो एक चीज हमेशा कर लेना, दैट इज एटिमोलॉजी। आपको शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। अगर ज्ञान आ रहा हो याद, तो प्लाज्मा का मतलब होता है फ्लूइड, और मेम्ब्रेन का मतलब होता है, आप बोल सकते हो, बाउंड्री। अब कौन सा फ्लूइड है बता सकते हो? तो बता सकते हो, मैं बात कर रहा हूं प्रोटोप्लाज्म की। और प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने कॉइन किया था? आप लोग मुझे चैट में आंसर दोगे टाइम स्टैम्प के साथ। खैर, नाउ व्हाट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी जो साइटोप्लाज्म है उसकी लिमिटिंग बाउंड्री को हम बोलते हैं। मान लेते हैं ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये फ्लूइड है। अब मुझे चाहिए कि भाई
इस फ्लूइड के अंदर जो रिएक्शंस हो रही हैं, जो भी रिएक्शंस यहां होंगी वो बाहर के इन्वायरमेंट से इंफ्लुएंस ना हो। छोटी सी कहानी से समझते हैं। भाई देखो, मैं पढ़ा तो अपने कोचिंग सेंटर के अतिरिक्त, एक कमरे के अतिरिक्त मैं रोड पर भी सकता हूं। मैं चाहूं तो रोड पे बच्चों पढ़ा दूं, क्या ही दिक्कत हो जाएगी। बट एक बात सोचो भाई, रोड पे अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो बार बार कोई व्यक्ति आएगा, बार बार कोई कार हॉर्न बजा सकती है, बार बार किसी को दिक्कत हो सकती है। तो क्या हो जाएगा, हमारा जो कंसंट्रेशन है, जो हम टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हैं, वो खराब होगा। इसीलिए हम लोग एक क्लोज स्पेस में पढ़ते हैं तो कंसंट्रेशन बना रहता है, हम एक चीज को अच्छे से पढ़ सकते हैं, किसी का इंटरफेरेंस नहीं होगा। इन द सेम मैनर जो हमारा साइटोप्लाज्म है उसके अंदर सारी रिएक्शंस चलनी है। ये रहा न्यूक्लियस और ये रही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रहे गोल्जी अपैरेटस, ये रहे राइबोसोम, ये सब आपस में इंटरेक्ट करने वाले हैं। और अगर बाहर से बार 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 कोई इंटरफेरेंस होगा तो यहां पर कोई अच्छी रिएक्शन तो एटलीस्ट नहीं हो पाएगी। तो क्या करना चाहिए, हमें यह करना है कि हम इस साइटोप्लाज्म को एक बाउंड्री दे दें ताकि बाहर से कोई अब परेशान ना करे। तो परेशान ना करे तो हम कैसी बाउंड्री देते हैं, देखो समझो मेरी बात को बहुत ध्यान से। देखो जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन, मैं एक काम करता हूं, ब्लू पेन चेंज कर देता हूं, आपको हो सकता है ना दिखाई दे, व्हाइट पेन से ही कर लेते हैं। तो जो मेम्ब्रेन है, अरे शिट, तो मेम्ब्रेन दो चीजों से बनती मेनली। एक होता है लिपिड्स, लिपिड्स आप बोल सकते हो हमारे पास फैट के डेरिवेटिव्स होते हैं, और लिपिड फैट ही है, ठीक है। और दूसरी चीज हमारे पास होती है प्रोटीन्स। तो लिपिड एंड प्रोटीन से मिलके मेनली हमारी जो है सेल मेम्ब्रेन बनती है। क्वेश्चन आता है अबाउट मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, कि मेम्ब्रेन का निर्माण कैसे होता है, व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो देखो, बायो मींस लिविंग, जेनेसिस मींस बनना। कैसे एक मेम्ब्रेन, लिविंग मेम्ब्रेन बनती है, तो देखो होता यह है कि हमारे पास जो लिपिड्स होते हैं, इस तरह से मैं लिपिड के हेड बना रहा हूं, ठीक है। और सेम ऐसे लिपिड्स हमारे पास दोनों तरफ होते हैं। तो बाइलेयर होता है ना, लिपिड की दो लेयर्स होती हैं। इस तरह से आप लोग देखो, ये लिपिड की दो लेयर्स हो गई। अच्छा, लिपिड जो है, लिपिड इज अ हाइड्रोफोबिक पार्ट। ये कैसा पार्ट होता है दोस्तों, दिस इज अ हाइड्रोफोबिक, मतलब इसको पानी से लगता है भय, ठीक है। और प्रोटीन वाला जो पार्ट होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक, इसको पानी से कोई भय नहीं है, उल्टा इसको प्रेम है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा, देखो यहां पे हम लोग हमेशा लिपिड मेम्ब्रेन्स के लिए बोलते हुए आते हैं, मतलब क्या बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। कभी आपने सोचा सेलेक्टिवली परमिएबल ही क्यों, ये ऐसा क्या कर रही है कि सेलेक्टिव चीजें ही हमारे पास क्रॉस कर पा रही हैं। तो देखो, ये तो है हमारे पास लिपिड्स, और ये रहे मेरे प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स कुछ इस तरह से बनाते हैं हम लोग, फिर ये लिपिड्स की लेयर हो जाएगी इस तरह से। मैं टेल्स नहीं बना रहा हूं, चलो बना ही देता हूं, कितना ही समय लगेगा, लो जी बन गई टेल्स। तो प्रोटीन्स एंड लिपिड, इनसे मिलके मेम्ब्रेन बनती है, पहली चीज तो ये हो गई। अब मैंने आपको बोला कि जो लिपिड्स होगा वो हाइड्रोफोबिक पार्ट है। तो कोई भी सब्सटेंस हमारे सेल के अंदर अगर आना चाहेगा और उसका नेचर कैसा है, वो हाइड्रोफोबिक नेचर का है, ठीक है। सॉरी, हाँ चलो, हाइड्रोफोबिक नेचर का है, तो वो लिपिड्स के जरिए क्रॉस कर सकता है, बिकॉज लाइक मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी पोलैरिटीज एक जैसी हैं, तो उसको क्रॉस करने देगा। और अगर कोई चीज हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक है, तो वो यूजुअली प्रोटीन के जरिए क्रॉस करती है। बट यहां पर बहुत रेगुलेटेड मैनर में हमारे पास ट्रांसपोर्ट होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज क्रॉस कर जाएगी, ऐसा नहीं है कि हर हाइड्रोफिलिक को प्रोटीन अंदर कर देगा या हर हाइड्रोफोबिक को लिपिड्स अंदर जाने देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स कैसी होती हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल। जो शब्द है परमिया, परमिया, ये शब्द आता है परमिएशन से, और परमिशन होता है अलाउ टू गेट थ्रू, ठीक है, टू गेट थ्रू। तो सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या हुआ कि भाई कुछ चीजों को ही अलाउंस मिलेगी, कुछ ही चीजें अंदर आ पाएंगी। तो सबसे पहली मैंने आपको बता दी मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस की, लिपिड मेम्ब्रेन्स जो है हमारे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनती कैसे हैं, तो ये बनती किस तरह से है, हमारे पास लिपिड्स एंड प्रोटीन से बनती हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लिपिड और प्रोटीन किस तरह से है, आपको दिख रहा है, बाई लेयर है, दो लेयर में होता है, तो बाई लेयर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको हम लोग, जिसमें कहीं कहीं पे हमारे प्रोटीन्स लगे होते हैं। अब प्रोटीन्स जो हैं वो एक जगह फिक्स नहीं है, वो चलते रहेंगे। कुछ इस तरह सोचो, आप लोग एक एग्जांपल सोचो, आप लोग किसी शादी पार्टी में गए होंगे, आप लोग ने कभी ना कभी गुलाब जामुन देखे होंगे, भाई बड़ी सी प्लेट में, परात में वो गुलाब जामुन रखे होते हैं, नीचे पूरे में चाशनी होती है। अच्छा,
गुलाब जामुन है वहां पे, बट क्या मुझे यहां पे वो जो कड़ची होती चलाने में कोई दिक्कत होगी? मुझे नहीं, आराम से नेविगेट कर पा रहा हूं मैं। इन द सेम मैनर आप सोचो वो गुलाब जामुन ये लिपिड्स ही हैं, ये लिपिड के हेड जो है गुलाब जामुन से, ठीक है, बट प्रोटीन इनके अंदर से बीच से क्या करता रहता है? तैरता रहता है। और यही होते है हमारी लिपिड मेम्ब्रेन की, इसको हम लोग प्रॉपर्टी को बोलते हैं फ्लूइड नेचर। तो अब हमें एक बात समझ में आ गई, दो चीजें क्लियर हो गई कि जो हमारी बाइलेयर मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज ऑफ फ्लूइड नेचर। उससे पहले क्या बताया? ये एक बाइलेयर होती है, मेड अप ऑफ किस चीज से बनती है? मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। नेचर में कैसी होती है? नेचर में होती है जी सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब होता है नॉट एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट थ्रू इट, हर चीज इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो ये आपको अपने दिमाग में याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वापस से हम लोग एक बार बुक की तरफ बढ़ते हैं, कहीं ज्यादा ना पढ़ा दूं, दिक्कत सारी यही है, ठीक है, क्योंकि मेरा जो एक्सपर्टीज है वो नीट का है, कहीं ज्यादा पढ़ लो दिक्कत हो जाएगी। तो लिखा है दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल सेपरेटिंग द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मैंने बताया आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी मेरा साइटोप्लाज्म अब सेपरेट हो गया है। लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो कुछ चीजें ही अंदर आ सकती हैं और कुछ चीजें ही बाहर जा सकती हैं। लिखा है इट आल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल, रोक भी देता है, इसीलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। जरा फटाफट से अपनी कॉपीज में लिखिए कि वाइस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका आंसर आप लोग अपनी नोटबुक्स में लिख लीजिएगा तो आपकी हेल्प हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस इनटू एंड द सेल एंड आउट ऑफ द सेल? हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट? ठीक है, चलिए फटाफट से हम बात करते हैं। देखो अब देखो इन एंड आउट मूवमेंट की बात चल रही है कि मूवमेंट्स कैसे हैं। तो यहां मैं एक छोटी सेटिंग डालता हूं, मूवमेंट आप लोग भी डाल सकते हो अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहला तरीका जो मूवमेंट का होता है इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, देखिए डिफ्यूजन आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन चीजों का मूव कर जाना, बहुत सिंपल सी बात है, दैट इज डिफ्यूजन। जैसे मान लो यहां पर मैंने जो है एक स्प्रे उड़ाया, तो स्प्रे इतने एरिया में उड़ा, इस एरिया में अभी उसकी कंसेंट्रेशन कम थी, मगर हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ धीमे धीमे स्प्रे उड़ जाएगा और वहां पर भी महक आने लग जाएगी। इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांसफर या फिर डिफ्यूजन। जैसे अगरबत्ती कमरे के एक कोने में जलाऊं मैं और उस कमरे में मतलब उस कमरे में फिर उस कोने में ही नहीं रहेगी खुशबू, वो उस पूरे कमरे में हो जाएगी। इसी को दोस्तों डिफ्यूजन कहा जाता है। ओके, तो सबसे पहला मेम्ब्रेन के अंदर जो मूवमेंट का जरिया होता है दैट इज डिफ्यूजन। बट एक बात आप लोग हमेशा दिमाग में रखना कि डिफ्यूजन के जरिए हर चीज नहीं मूव कर सकती है। तो डिफ्यूजन विल बी यूज्ड फॉर गैसियस ट्रांसपोर्ट। गैसियस ट्रांसपोर्ट के लिए डिफ्यूजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो हो गई पहली बात। फटाफट से आओ वापस से बुक में देख लेते हैं। तो कह रहे हैं सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन बाय प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। कह रहे हैं ये प्रोसेस जो है आप लोगों ने कभी पहले अर्लियर पढ़ा हुआ है, ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, अपने आप मूव करती हैं चीजें फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अच्छा लिखा है व्हेन समथिंग सिमिलर टू दिस हैपेंस इन सेल, फॉर एग्जांपल जैसे CO2 सेलुलर वेस्ट के रूप में सेल से बाहर निकलती है, रिक्वायर्स टू बी एक्सट्रेक्टेड आउट ऑफ द सेल। ये सेल में जब हाई मात्रा के अंदर हो जाएगी, जैसे आरबीसी मान लो, तो आरबीसी के अंदर जब CO2 हाई हो जाएगी तो लंग्स में CO2 कम होगी ना, क्योंकि लंग्स में मेनली हमारे पास जो गैस भरी होती है दैट इज ऑक्सीजन। तो अब क्या होगा कि हमारे पास वो वहां से CO2 टूटेगी और लंग्स में डिपॉजिट हो जाएगी, और जहां पे जिसका हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है वो फिक्स हो जाएगा, तो O2 हमारे आरबीसीज में फिक्स हो जाती है। तो वही चीज बताई हुई है। तो कह रहा है कि फॉर एग्जांपल व्हेन सम सब्सटेंस लाइक CO2 जो कि एक सेलुलर वेस्ट है accumulates in high concentration inside the cell. In the cell's external environment, the concentration of CO2 is low as compared to that of the inside cell. As soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside the cell, CO2 moves out of the cell from a region of high concentration to the region of a low concentration outside the cell by a process called diffusion. तो जैसे CO2 कैरी करी आरबीसी ने, यहां से लेके लंग्स तक जाएगा, लंग्स में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन लो होगा, CO2 कहां ज्यादा थी आरबीसी के अंदर, वहां से टूट के लंग्स में जाएगी, और इस तरह से हमारे पास पर्टिकुलरली मूव करता है। कह रहे इसी तरह से O2 जो है सेल में एंट्री मार जाएगा उस जगह पर से जहां पर O2 का लेवल या कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, तो लंग्स में O2 जो है वो हमारे पास कहां चले जाएंगे, आरबीसी में फिक्स हो जाता है, आरबीसी में जुड़ जाता है। कह रहे इस तरह से गैसेस एक्सचेंज के लिए जो है
हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो चलो मैं फटाफट से समझाता हूं। देखो ऐसे समझो आप लोग, मान लो ये लंग्स हैं, तो लंग्स में CO2 कम है, O2 ज्यादा है कॉन्सेंट्रेशन वाइज, ठीक है। और ये रहे मेरे टिश्यूज, लो जी, दीज आर द टिश्यूज। तो टिश्यूज में ऑपोजिट होगा ना, टिश्यूज में रिएक्शन चल रही है तो वहां पे CO2 ज्यादा हो जाएगा और O2 कम हो जाएगा। अब देखो फटाफट से समझो, जैसे ब्लड जो है वो जब यहां से ऑक्सीनेट होकर जाएगा, तो ये मान लो ब्लड वेसल बनाई मैंने, बस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, इसको दिल से मत लगा लेना। तो जो ब्लड यहां से जाएगा तो उस ब्लड में O2 ज्यादा होगा एंड CO2 कम होगा, ठीक है। अब जैसे ही ब्लड यहां पहुंचेगा टिश्यूज की तरफ, तो देखो O2 कम हो गया, तो O2 जो है वो आरबीसी किसको दे देगा, टिश्यूज को दे देगा, और CO2 उठा के ले जाएगा। CO2 विल गेट बाइंडेड विद द सेल, क्योंकि CO2 यहां पे ज्यादा है। तो इस तरह से जो O2 और CO2 है वो शरीर के अंदर मूव करते रहते हैं। ओके भाई, समझ में आ रही कहानी? चलो अगला मूवमेंट समझते हैं। अगले मूवमेंट को कहा जाता है ऑस्मोसिस, ठीक है। अब ऑस्मोसिस को बहुत ध्यान समझना, टेक्निकली ऑस्मोसिस डिफ्यूजन की जैसे ही है बट पानी के लिए, और यहां पे एक कंसेप्ट की जरूरत है, इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो, तो इट इज द ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट यानी लिक्विड फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन, तो जहां पर पानी ज्यादा होगा, टू लो कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आई आप लोग को बात? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जिस एरिया में पानी ज्यादा होगा से वहां मूव कर जाएगा जिस एरिया में पानी कम होगा। समझ में आई बात? ठीक है, ये चीज याद रखना। अक्रॉस किसके अक्रॉस? अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। तो ये तो हो गई एक बात, ये एक डेफिनेशन है, इसको आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। मतलब ऑस्मोसिस मोर और लेस इज डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इतनी समझ में आई बात? बट पानी को कोई चीज मूव कैसे करवाती है उस पर समझते हैं। देखो अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं वाटर के ट्रांसपोर्ट को। तो आप लोग सबसे पहले ध्यान रखना पानी का धर्म। चलो एक छोटी सेटिंग डालता हूं, मैं बचपन से ऐसे पढ़ाता आ रहा हूं, बचपन से नहीं मतलब जब से पढ़ाना शुरू किया है। तो पानी का धर्म, ठीक है। अब इसको समझने के लिए आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा जिसको बोलते हैं टोनिसिटी। टोनिसिटी, ठीक है। देखो टोनिसिटी जो होती है ना, वो तीन तरह की होती है। एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो, ठीक है। तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं बेसिकली। अगर आपके सॉल्यूशन में सॉल्ट ज्यादा है, सल्यूट ज्यादा है और वाटर कम है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटोनिक। तो सॉल्यूट ज्यादा होना चाहिए, वाटर कम होना चाहिए। हाइपर, अरे यार नहीं, तो हाइपोटोनिक होता है जहां पर हमारे पास सॉल्यूट कम होता है और वाटर ज्यादा होता है, ठीक है। हाइपरटोनिक वो सॉल्यूशन होता है जहां पे सॉल्यूट ज्यादा होता है और वाटर कम होता है। और आइसोटोनिक मतलब होता है कि सॉल्यूट दोनों तरफ बराबर है, दोनों सिस्टम में बराबर है। अब इधर आओ पानी की तरफ। नियम, पहला नियम क्या है? पहला नियम यह है, वाटर always moves from high concentration to low concentration। ये तो पहला नियम हो गया, ठीक है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कि जिस भी सॉल्यूशन में अ सॉल्यूशन विथ हाई solute concentration will have low water concentration। अभी मैंने क्या लिखा? देखो एक बात समझो आप लोग। सोचो मेरे पास एक बीकर है,
ठीक है, इस बीकर में मैंने 1 लीटर पानी भर दिया। बहुत ध्यान से समझना, यही एग्जांपल समझ जाओगे, अगला सब पेल दोगे। तो मैंने 1 लीटर पानी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ये इस तरह के कुछ व्हाइट बबल्स बनाए। ठीक है, अब एक और बीकर ले लेते, चलो आओ, ये रहा एक और बीकर। ठीक है, अब इस वाले में मैं क्या करता हूं, इसमें मैं सॉल्ट ऐड कर देता हूं। सॉल्ट ऐड करी मैंने। सॉल्ट इस केस में किसकी तरह बिहेव करेगा, एक सल्यूट की तरह बिहेव करेगा। अच्छा, जब सॉल्ट यहां पे ऐड होगा तो सॉल्ट पानी मिक्स हो जाएगा, तो वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, मतलब पानी कम हो जाएगा। टेक्निकली ये जैसे 4 जो बबल्स हैं आप देख पा रहे हो, आप समझो ये फ्री वाटर है, ये पानी का कॉन्सेंट्रेशन है 8 का। ठीक है, अब जब सॉल्ट ऐड हो जाएगी तो सॉल्ट इन पानी के मॉलिक्यूल से क्योंकि मिल जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वाटर कम हो गया ना, आपको दिख रहा है। अगर मैं इस सिस्टम को इस वाले सिस्टम से कंपेयर करूं तो यहां पर देखो अभी भी सारा पानी बचा हुआ है, मतलब इस सिस्टम में सॉल्यूट कम है और वाटर ज्यादा है, और इस सिस्टम में सॉल्यूट कंपैरेटिवली ज्यादा है और वाटर कम है। अगर अब मैं इन दो सिस्टम्स को आपस में जोड़ दूं इस तरह से और बीच में लगा दूं एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो पानी का धर्म क्या है, पानी का धर्म यह कि भाई हायर से लोअर की तरफ मूव करना है, तो पानी इस सिस्टम से निकल के इस सिस्टम में जाने लग जाएगा। तो सिस्टम लेट से इट इज बी, तो सिस्टम ए की तरफ मूव कर जाएगा। दिस इज सिंपल बात, बहुत सिंपल सी बातचीत मैंने आपको भी यहां बताई, समझ में आई आप लोगों को। तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जो मूवमेंट है वो किस तरीके से होता है आपको समझ में आ गया। अब देखो सॉल्यूट ऐड होना बहुत जरूरी है ना। वापस से आते हैं इस टॉपिक पे, जैसे मैंने बोला टोनिसिटी। अब देखो यहां पे मान लो मैंने ये रखा बीकर और इस बीकर में रख दिया मैंने पानी ऊपर तक भर रखा था, और मैंने इस बीकर में फिर लाके 1 किलो सॉल्ट डाल दिया। बहुत ज्यादा सॉल्यूट है, बहुत ज्यादा सॉल्यूट। ठीक है, 1 किलो सॉल्ट डाल दिया। अब आपसे मैं पूछूं कि दोस्त ये किस तरह का सॉल्यूशन बन गया, तो आप इन तीनों में से कौन सा आंसर देते। तो बच्चे गड़बड़ ये करते हैं, वो बोल देते हैं कि ये हाइपरटोनिक बन गया क्योंकि यहां पे सॉल्यूट ज्यादा और पानी कम है। मगर आपको ने एक बात समझनी होगी, देखो टोनिसिटी जो है वहां पे हम लोग को एक कंसेप्ट डिस्कस करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू वाला। अब यहां पे इसका मतलब क्या हुआ, सोचो इसके अंदर मैंने 1 किलो नमक डाल दिया, मतलब 1 किलो का सल्यूट डाल दिया, बट मेरे पास एक गोली है और वो गोली जो है उसमें 2 किलो का नमक भरा रखा है। सुनना बहुत ध्यान से। तो अब आपको लगेगा कि भाई इस गोली के रिस्पेक्ट में अगर मैं बाहर पानी में यानी बाहर सॉल्यूशन में नमक को देखूं तो बाहर वाले में तो सॉल्यूट कम है। समझ में आ रही है आप लोग को बात, रेस्पेक्टिव बातचीत चल रही है। तो यहां पर जब मैं एक पर्सपेक्टिव क्रिएट करता हूं तो ही आप टोनिसिटी बता पाओगे। तो आपको याद रखना है कि टोनिसिटी की डेफिनेशन क्या है, तो यहां पर लिखते हैं हम लोग, इट इज दी relative concentration of solute with respect to WRT with respect to object placed in it। तो जो ऑब्जेक्ट रखोगे उसके अकॉर्डिंग क्या हमारे पास टोनिसिटी बैटरी, दैट इज द आइडिया। ठीक है, आओ अब एक सिंपल से एक्सरसाइज करते हैं। रीजन वाला एग्जांपल अब आपको सारा समझ में आ जाएगा। ये मैं 3 बीकर बना रहा हूं, 1 2 और लो जी 3। अच्छा, अब इसमें मैंने यहां पे किशमिश रख दी, यहां पे किशमिश रख दी, यहां पे किशमिश रख दी। किशमिश समझते हो आप लोग, रेजिन की बात चल रही है। इसमें भी सोल्यूशन भर दिया, इसमें भी सोल्यूशन भर दिया, इसमें भी सोल्यूशन भर दिया, तीनों में सोल्यूशन भर दिया। अच्छा, किशमिश का जो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है वो सब में कितना है, 5 का सॉल्यूट, 5s लिख दिया मैंने। मान लो इसको भी 5s, इसको भी 5s और इसको भी 5s लिख दिया मैंने। सब में 5s का सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये किशमिश का सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है। अच्छा, अब जो बाहर जो इस सॉल्यूशन है उसमें क्या है। अब देखो बाहर वाले सॉल्यूशन में लेट से मैंने इसमें करा 10s, इसमें करा 0s, इसमें करा 5s। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ये बताओ, सबसे पहला ये जो A है वाला बीकर है, इसमें जो सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक है कि हाइपोटोनिक है। तो आपको दिख रहा है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा है और वाटर कम है। कंपैरेटिव यहां पे जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है उसमें सॉल्यूट कम है और वाटर ज्यादा है। समझ में आया। तो ऐसे में इस सॉल्यूशन में क्योंकि सॉल्यूट कंपैरेटिवली ज्यादा है तो ए वाला बन जाएगा हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या बन गया, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। चलो दूसरा देखो, ये है बी।
अच्छा बी में क्या है, रेजिन का है 5 का सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, मगर बाहर जो पानी है उसमें बिल्कुल भी सॉल्यूट नहीं है। अब देखो जिसमें सॉल्यूट नहीं है तो सॉल्यूट कम हो गया, इसमें पानी ज्यादा हो जाएगा, इसमें कंपैरेटिवली देखोगे सॉल्यूट ज्यादा और पानी कम है, तो ऐसे केस में जो सॉल्यूट है वो डाइल्यूटेड है और इसको ही हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। दिस इज अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब इधर वाली बात कर लेते हैं, तो यहां पर दोनों तरफ क्योंकि बराबर है तो बराबर के लिए आइसो शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो दिस विल बी आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, चलो अब एक एक करके डिस्कस करते हैं कि होगा क्या। अब पानी के धर्म वाली बात, पानी का मूवमेंट किधर से किधर होगा, हाई से लो की तरफ हमेशा, तो ऐसा कर लोगे समझ में आ जाएगा। अब देखो इस केस में अगर आप कंपेयर करोगे तो किशमिश के पास पानी ज्यादा है और सोल्यूशन में कम है, तो किशमिश अपना पानी बाहर की तरफ छोड़ देगी और इसको कहते हैं एक्स ऑस्मोसिस। दिस इज एक्स ऑस्मोसिस, जहां पे पानी बाहर की तरफ जाएगा। खुद सोचो अगर मेरे शरीर से सारा पानी बाहर निकल जाए, क्या मैं इतना बफ दिखाई दूंगा? बिल्कुल नहीं, मैं सूखा चीमड़ लगूंगा। तो भैया एक्स ऑस्मोसिस में क्या हो जाती है, श्रिंकिंग ऑफ द सेल, श्रिंकिंग ऑफ द सेल। इधर दूसरा देख लो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में पानी को देखो फटाफट, यहां पानी ज्यादा कहां है, सॉल्यूशन में, और किशमिश में पानी कम है, तो यहां पे उल्टा हो जाएगा, यहां पे सॉल्यूशन अपना पानी किसकी तरफ ट्रांसपोर्ट कर देगा, किशमिश की तरफ, और इस केस को बोलते हैं एंड ऑस्मोसिस, पानी अंदर की तरफ आ गया, एंड ऑस्मोसिस। अब अगर मैं बहुत सारा पानी पी लूंगा तो मैं मोटा मुस्टंडा हो जाऊंगा और ये हो जाएगा केस, इसको बोलेंगे हम लोग, यहां श्रिंकिंग हुई थी तो इधर क्या हो जाएगा, यहां पर स्वेलिंग ऑफ द सेल, स्वेलिंग। ठीक है, अच्छा आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आप लोग खुद सोचो भाई, देखो दोनों तरफ बराबर है तो नेट मूवमेंट जीरो होगा। आप लोग प्लीज का ध्यान रखना, नेट मूवमेंट विल बी जीरो बट मूवमेंट तो होगा, तो यहां क्या लिखेंगे, नेट मूवमेंट जीरो। तो जितना पानी अंदर आया उतना ही बाहर चला जाता है, तो यहां पर आपको सेल की शेप में कोई चेंज नहीं दिखाई देता। हो सकता है कि भाई आप गलती कर दो यहां पे सोच के कि भाई यहां जीरो मूवमेंट नहीं है, मतलब यहां पे जीरो मूवमेंट है, नहीं, नेट मूवमेंट जीरो है। ठीक है, इसलिए सेल की शेप में कोई चेंज नहीं आता है। इधर एक्सोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, और आपको नो चेंज वाला केस समझ में आ गया। अब आपके लिए क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे। मैंने एक प्लांट सेल को, ये रहा प्लांट सेल, सुनना बहुत ध्यान से, ये रहा मेरा प्लांट सेल और ये रहा मेरा एपेरेटस। चलो इसको रख लेते हैं, दो बना दिए केस। ठीक है, और इसी तरह से मैंने दो बनाने हैं एनिमल सेल के, तो ये एक, ये रहा बीकर नंबर 2, ये रहा आरबीसी। सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से, इधर मैंने इनको रखा है हाइपरटोनिक में, इधर मैंने इन्हें रखा है हाइपोटोनिक में, सेल्स रखे हुए हैं। आपको ये बताना है कि आरबीसी के साथ दोनों केसेस में क्या होगा और प्लांट सेल के साथ दोनों केसेस में क्या होगा। ठीक है, चलिए फटाफट से एक बार वापस एनसीईआरटी की तरफ जाते हैं, देखते हैं। ये देखो यही बताया हुआ सारा ऑस्मोसिस के मूवमेंट, देखो 3 तरह के मूवमेंट। इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज अ हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, मीनिंग दैट आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, तो सेल पानी गेन करता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में और इसको हम एंडोस्मोसिस बोलते हैं। तो सेल इज लाइकली टू स्वेल अप, मैंने बता दिया कि अगर बाहर सेम कॉन्सेंट्रेशन होगा तो मूवमेंट, नेट मूवमेंट विल बी जीरो, आप लोग याद रखना, तो सेम साइज में रहता है। और अगर हाइपरटोनिक है तो अपना श्रिंक कर जाएगा और वो साइज में छोटा हो जाता है। ठीक है, तो यही चीज यहां पे बताई हुई है। यहां पे एक्टिविटी के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं जरूर। ठीक है, अब यहां देखो क्या लिख रखा है, यूनिसेलुलर जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और या प्लांट सेल्स होते हैं उनमें एंडोस्मोसिस हो जाएगा, बिकॉज बाहर जो पानी है वो डाइल्यूट है, इनके पास सॉल्यूट ज्यादा है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, रूट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस के जरिए ही पानी जो है वो रूट्स खींच लेती हैं, क्योंकि रूट्स के पास सॉल्यूट ज्यादा है और पानी कम है, और मिट्टी में पानी ज्यादा और सॉल्यूट कम है, तो इस तरह से पानी जड़ों की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहां लिखा हुआ है कि thus diffusion is important in exchange of gas and water in the life of a cell. In addition to this, the cell also obtain nutrition from environment by different in and out movement of through the cell requiring transport of energy. अब यहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात चल रही है। अब देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, तो जब हमारे पास ट्रांसपोर्ट जो है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि चीजों का इन एंड आउट मूवमेंट, बट यहां पे क्या होगा, आप लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे हो, तो इसको अपहिल मूवमेंट कहा जाता है। खुद सोचो अगर साइकिल से ऊपर से नीचे आओगे तो भाई आप लोग बिना पेडल मारे आ सकते हो, मगर विपरीत दिशा में अगर जाना, नीचे से ऊपर जाना है,
तो आपको पेडलिंग करनी पड़ेगी, आपको एनर्जी लगेगी। इसीलिए जब चीजें बाहर कम कंसंट्रेशन में हो, अंदर हाई कंसंट्रेशन में, और फिर भी हमें इनको अंदर लाना है किसी कारण से, तो यहां पर हमें पंप्स की जरूरत पड़ती है, और इन पंप्स को बोलते हैं हम लोग एक्टिव पंप्स। दीज आर कॉल्ड एक्टिव पंप्स। और एक्टिव पंप्स ऑब्वियसली इसके लिए फीस लेते हैं, तो क्या यूज करते हैं? यूज इज एटीपी। ये हमारे शरीर में से एटीपी यूज कर लेते हैं। तो चीजों को अगर लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन भेजना है तो एक्टिव पंप्स के जरिए जाएंगी, और क्या यूज हो जाता है? एटीपी यूज हो जाता है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास सेल्स के द्वारा चीजें खाए जाना। तो अब हम बात कर लेते हैं फैगोसाइटोसिस के बारे में, या चलो एंडोसाइटोसिस के बारे में। देखो, जब सेल कोई चीज अपने अंदर लेके आता है तो उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। सेल अंदर लेके आ रहा है। अब एंडोसाइटोसिस में अगर वो सॉलिड कोई चीज लेके आ रहा है या फिर फूड को अपने अंदर एनगल्फ कर रहा है, लाइक एमिबा, तो उसको कहा जाता है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस, फैजी शब्द का मतलब होता है ईटिंग। बट अगर कोई चीज पी ली जा रही है, लिक्विड कोई चीज सेल के अंदर आ रही है, तो उसको कहा जाता है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस। अब ये होगा कैसे? तो मेम्ब्रेन मैंने बता चुका हूं ना, मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है। तो जैसे मान लो ये मेरी मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहां पे फूड है, तो ये फूड धीमे धीमे अंदर की तरफ आएगा। देखो ऐसे अंदर की तरफ आएगा, तो मेम्ब्रेन क्या होगी? मेम्ब्रेन इसके साथ साथ बेंड हो जाएगी। देखो, तो मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? मेम्ब्रेन इसके साथ साथ देखो ऐसे बेंड हो जाएगी, ऐसे, और ये फूड धीमे धीमे अंदर की तरफ आता रहेगा। देखो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। फिर क्या होगा? फिर ये जो फूड है इधर से मेम्ब्रेन टूटेगी, और ये अरे भयंकर, ये मेम्ब्रेन ऐसे बन जाएगी, और ये इसके ऊपर इस तरह से बन जाएगा। तो ये बन गया हमारा फूड वैक्यूल। इस तरह से बनता है, तो मेम्ब्रेन के अंदर अंदर आता जाएगा। आप सोचो एक रबर है, रबर के अंदर घुसते चले जाओ, रबर चढ़ती चली जा रही, चढ़ती, अब पूरा अंदर चला गया, रबर पूरे चला गई, और उधर से रबर कंटिन्यू भी हो गई, बिकॉज मेम्ब्रेन्स दे आर फ्लेक्सिबल। इन द सेम मैनर लिक्विड भी अंदर आ सकता है, उसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। मगर अगर सेल के कोई चीज बाहर जा रही है तो उसको कहा जाता है एक्सोसाइटोसिस। अगर कोई चीज बाहर भेजी जा रही है, सेम मैनर में ही होता है। कैसे होगा? देखो, मान लो ये हमारे पास चीज है जिसको बाहर भेजना है, उसके ऊपर मेम्ब्रेन चढ़ी हुई है। अब ये क्या करेगा? ये जाके इस तरह से इस मेम्ब्रेन से जुड़ जाएगा। जुड़ा, देखो दिखा आपको जुड़ते हुए। अब जुड़ने के बाद क्या होगा? देखो इनकी बाउंड्रीज आपस में फ्यूज हो जाएंगी इस तरह से, और फिर ये यहां से बाहर निकल जाएगा। इसको कहा जाता है एक्सोसाइटोसिस। तो ये भी समझ में आ गया होगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन आल्सो एनेबल सेल्स टू एंगल्फ फूड। तो फूड खाने में हेल्प करती है, और एक्सटर्नल मूवमेंट्स आता है। सच प्रोसेस आर नोन एज एंडोसाइटोसिस, और एंडोसाइटोसिस में मैंने आपको बताया फैगोसाइटोसिस। तो एमीबा अपने खाने को इसी तरह से एक्वायर करता है। समझ में आ गया? हालांकि इसके बाद बात नहीं करी गई, मगर यूजुअली हम लोग जो देखते हैं एक्सोसाइटोसिस, वो चीजों को बाहर भेजने को कहा जाता है। ठीक है।